हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं क्लास 9th के मैथ का एक चैप्टर लेके आया हूँ, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है ना। और इसकी बेटा मैं फुल इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। कहने का मतलब है मैं तो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा इसको मैं। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से एडवांस ये वीडियो होने वाली है। अगर इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से देख लिया तो मैं कहता हूँ कि इसके जो सवाल है ना, इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपके बनते हैं वो आप आराम से करके इसको देख सकते हो। ठीक है ना। तो हम चलेंगे बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि देखो चैप्टर अगर आप कोई भी समझ रहे हो तो बिल्कुल बेस से आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आप ये पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको इसके बारे में नहीं पता। ठीक, तो बिल्कुल मैं बेसिक से समझाऊंगा, क्योंकि बेटा स्कूल में मैं क्लास में इसी तरीके से समझाता हूँ, तो इसी तरीके से आपको भी समझाऊंगा, क्योंकि हर चीज़ को आपको इसको पता होना चाहिए। ठीक है ना। वैसे तो ये क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल चैप्टर है ये पूरा का पूरा। ठीक है ना। अगर इससे नीचे की क्लास में भी लाइन्स एंड एंगल है तो वो भी बच्चे जो है इसको देख सकते हैं, सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आप, हम चलेंगे, जैसे इस चैप्टर का नाम है देखो लाइंस और दूसरा है एंगल्स। तो पहले तो हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी लाइनें होती हैं। ठीक है ना। फिर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के टाइप्स वगैरह के। अगर ये दोनों चीज़ें आपने समझ ली अच्छी तरह से तो ये चैप्टर समझ लो आपको आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल ईजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली बात आती है बेटा लाइन। लाइन होती क्या है? तो जैसे यहाँ पर देखो मैंने इसका डिफाइन भी लिख दिया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी लिख दी है, ताकि जो लेंथी वीडियो ना बने। अब देखो आप, लाइन क्या है? अ लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर विच हैज़ लेंथ बट नो विड्थ। ठीक है ना। लाइन क्या है? एक वन डायमेंशनल फिगर होती है, इसकी लेंथ तो होती है लेकिन इसकी विड्थ नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है क्या है कि लाइन का इस तरह से फिगर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इस चीज़ को समझो आप। नंबर एक, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ये ध्यान रखना है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ये यहाँ से भी ओपन रहती है, इधर से भी ओपन है, यानी कि ये दोनों तरफ से ओपन है। ठीक है ना। यानी कि दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है। क्लियर? तो इसलिए इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और दूसरा, क्योंकि ये दोनों तरफ से बढ़ रही है तो इट हैज़ नो डेफिनेट इन लेंथ, तो इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, इसको हम नाप ही नहीं सकते। इधर से भी बढ़ रही है, इधर से भी बढ़ रही है, लगा लो तुम। ठीक है ना। तो इसको मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है। और इट कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर, और इसको हम पेपर पे भी ड्रॉ करके नहीं देख सकते। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो ड्रॉ कर रखा है पेपर पे। तो बेटा ये वैसे दिखाने के लिए है खाली। ठीक है ना। अब ये लाइन, अब जितनी देर में मैंने ये बात बोली ना, ये लाइन पता नहीं कहाँ तक चली गई होगी, इधर से भी बढ़ के इधर से भी। तो जिसका हमें मेजरमेंट ही नहीं पता उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है खाली। ठीक है ना, कि इस टाइप की लाइन होती है आपकी। ठीक, तो तीन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इट हैज़ नो डेफिनेट इन लेंथ, इट कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर। क्लियर होगी बात ये। अब बात आती है बेटा रे। रे क्या है? यानी कि रे जो है ना, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। ये लाइन का ही एक पार्ट होता है, और लेकिन इसका एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है ना। एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ये होती है। अब मान लो इसके मैं दो टुकड़े कर दूं तो एक पार्ट ये है, ये भी रे कहलाएगी, इधर वाला जो पार्ट है ये भी रे कहलाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया तो इसका देखोगे आप, एक ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है। और एक तरफ से ये बढ़ रही है, तो इसकी भी यदि आप प्रॉपर्टी देखोगे तो सेम सेम प्रॉपर्टी होती है लगभग, ये देख लो लाइन की और रे की। बस इसमें क्या होता है कि अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट, रे का जो है एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है ना। अब देखोगे दूसरा, अब भाई एक तरफ से तो बंद है ये, लेकिन एक तरफ से तो खुली हुई है ना, तो इसलिए इसको भी हम नाप नहीं सकते। तो इट हैज़ नो डेफिनेट इन लेंथ, इसकी भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। ठीक है ना। और निश्चित लंबाई इसकी भी नहीं होती तो इट कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर, इसको भी हम पेपर पे ड्रॉ करके नहीं देख सकते। समझ में आ गई बात ये। अब बात आती है बेटा लाइन सेगमेंट क्या है। तो लाइन सेगमेंट देखोगे ना आप, ये भी लाइन का ही एक पोर्शन होता है। ठीक है। लेकिन इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। अब मान लो ये लाइन है, अब इसको मैंने यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो एक हमारा जो है क्या बन जाएगा। अब देखो इसका फिगर यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो जैसे ये है, ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है। अब आप देखोगे जो लाइन हमारा, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो लाइन की देखोगे, अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। तो जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, एक इधर एक हमारा इधर। ठीक है ना। और अगर मान लो इसके दो एंड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि इसकी डेफिनेट लेंथ होगी, इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, चाहे वो भले कितनी लंबी लाइन हो। ठीक है ना। उसी हिसाब से हम उसको मेजर कर लेंगे, कहने का मतलब। तो जिसका हमें मेजरमेंट पता है तो उसको हम पेपर पे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, तो यानी कि इट कैन ड्रॉ ऑन पेपर। ठीक है ना। तो ये तो बेटा थी लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, ये कुछ बेसिक बातें आपकी थी। ठीक है ना। अभी हम लाइन के बारे में कुछ और भी जानेंगे। अब देखो बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, समझो आप पहले तो।
जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन इस तरह से कट गई, ठीक है, तो इसी को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन तुम देखोगे आप एक पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से लाइन जो है, जैसे देखो इस तरह से काट दो ऐसे करके, तो इसी को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये तो जाननी जरूरी है आपको, ठीक है ना, तो आपको सही तरह से समझ में आएंगी बातें। अब बात आती है भाई बाइसेक्टिंग लाइन क्या होता है। देखो इंटरसेक्टिंग हो गई, बात आती है बाइसेक्टिंग लाइन। तो बाइसेक्टिंग का मतलब हो जाता है कि जैसे कि अगर मान लो आपने एक लाइन ली, मान लिया मैंने इसको 6 सेंटीमीटर की ले ली और इसको बिल्कुल बीच में से जो है आपने इसको काट दिया बिल्कुल। तो जैसे कि अगर ये 6 सेंटीमीटर थी तो 3 सेंटीमीटर इधर रह गई, 3 सेंटीमीटर इधर रह गई, तो यानी कि बिल्कुल बीच में से काटना बाइसेक्टिंग लाइन कहलाती है। क्लियर होगी बात ये अच्छी तरह से। अब बात आती है भाई परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। तो जैसे कि आप देखो ये लाइन है, ठीक है ना, और इस पे आपने एक लाइन इस तरह से खड़ी खींच दी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो जैसे अगर मैंने बोला कि ये लाइन आपकी सेगमेंट ए बी था, ठीक है ना, और यहाँ पर दे दिया मैंने सी और यहाँ पर आपको डी दे दिया, तो आपने बोला कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का बेटा ये सिंबल होता है, उल्टा टी बना दो ऐसे करके, तो समझ लेना कि ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना, बिल्कुल एक लाइन के ऊपर एक बिल्कुल खड़ी लाइन 90 डिग्री का एंगल बना दो, तो उसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि अगर मान लो ये लाइन है ए बी, ठीक है, और ये मान लो जैसे कि 6 सेंटीमीटर मान लिया हमने, तो 6 सेंटीमीटर, तो इसके बिल्कुल बीच में से हमने बिल्कुल ही इस तरह से हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो इसी को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है बेटा इसको पूरा भी काट सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप इस लाइन को पूरा ले जाओ तो ये भी तब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही रहेगा, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसको कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल जो बीच में जाके परपेंडिकुलर बने, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब बात आती है भाई पैरेलल लाइन क्या होती है। तो पैरेलल लाइन यानी कि दो लाइन, मान लो जैसे कि मैंने एक लाइन ये ली और इसका नाम दे दिया मैंने एल, और एक लाइन मैंने ये ली और इसका नाम दे दिया मैंने एम, ठीक है। अब ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो लेकिन ये पैरेलल कैसे, सबसे पहले समझो आप। देखो लाइन एल एम के पैरेलल है, तो देखो ध्यान रखना कि एल और पैरेलल दो डंडे इस तरह से खींच दो और एम लगा दो यहाँ पर, तो ये इसका मतलब ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, बस 11 लिख दो इस तरह से, समझ रहे हो आप। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल लाइन है। क्लियर होगी बात। तो ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है। तो एल पैरेलल है एम के। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान रखो। एक तो जो पैरेलल लाइन होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, यानी कि कभी भी आगे कटेंगी नहीं ऐसे जाके, ठीक है ना। और दूसरा इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। अगर मान लो इसके और इसके बीच की दूरी यहाँ से 3 मीटर है, तो इधर भी 3 मीटर ही रहेगा, और ये बिल्कुल ही आगे चली जाए तब भी 3 मीटर ही रहेगा। जैसे रेलवे लाइन देखिए ना, रेल की पटरी देखी है आपने, तो ये बिल्कुल पैरेलल में होती है, ठीक है ना। ऐसे आप पैरेलल के बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो, ठीक है ना। तो इसी को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको कि पैरेलल लाइन जो होती है वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है, और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। अब ये देखो क्या है कि अगर मान लो अब जैसे ये लाइन है, अब ये दो अब आपस में तो नहीं जुड़ रही ना, तो इसको तो पैरेलल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये आगे जाके मिल जाएगी। जैसे देखो ये इस तरह से मैंने सीधा करा इधर से, और इसको भी बिल्कुल सीधा सीधा लेके गया, तो देखोगे आप तो ये यहाँ जाके मिल जाती है। और फिर देखोगे इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, तो इसीलिए इसको हम पैरेलल लाइन नहीं कह सकते। क्लियर। अब बात आती है बेटा ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन में क्या है कि जैसे देखो आप, जैसे हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, 2 है 3 है 4 है, जैसे भी है, तो मिनिमम 2 लाइन, ठीक है ना। चलो हम 3 लाइन कर देते हैं ऐसे करके, हमारे पास ये 3 लाइन है। तो एक लाइन ये जो है इस तरह से इस पर गई, तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो वो लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो उसी को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि जो बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर पॉइंट होते हैं। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ
ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इस तरह से 3 ले लिए। तो आप देखोगे कि ये पॉइंट बिल्कुल सीधी लाइन पे है। तो जो सीधी लाइन के ऊपर पॉइंट होते हैं इन्हीं को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट से अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ लाइन सेगमेंट ही हम बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखना आपको। जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो सीधी लाइन पे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है, तो इनको यदि हम जोड़ेंगे तो कम से कम ट्रायंगल बन रहा है ना। देखो आप इस तरह से कोई भी फिगर जो बनते हैं वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनते हैं। अगर मान लो यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, तो इनको यदि जोड़ोगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ऐसे करके। ऐसे और भी तरह के फिगर आप बना सकते हो। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही फिगर बनाए जाते हैं, कोलिनियर पॉइंट से सीधी लाइन ही खिंचती है। ठीक है ना, बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा एंगल की। ठीक है ना, देखो लाइन के बारे में तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी ऐसे करके। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे एंगल की। एंगल क्या होता है, देखो when two rays originate from a common end point then an angle is formed। जब दो रे, जैसे कि मान लो कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इसी पॉइंट से एक रे ऐसे चली गई और इसी पॉइंट से एक रे इस तरफ चली गई, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एंगल बन गया। इसी को हम एंगल कहते हैं, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बन गया आपका एंगल। ठीक है ना, अब देखो एंगल तो ये भी बन गया, तो एंगल तो वैसे देखोगे तो ये भी बन रहा है इस तरह से। अगर ऐसे गोल करके देखो तो ये वाला एंगल बन रहा है, ये छोटा एंगल बन रहा है। तो कहने का मतलब दो एक पॉइंट से जब दो रे ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, तो बस एंगल फॉर्म्ड हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। अब ये जो दो रे है इसको हम आर्म कहते हैं। ठीक है, क्या है ये, आर्म। और ये जिस कॉमन पॉइंट से निकल रही थी इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी, इसको आपने समझ लिया होगा। ठीक है ना, कि भाई एंगल कैसे बनता है, आर्म क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है। क्लियर होगी बात ये। तो भाई एंगल बना है तो जाहिर सी बात है कि एंगल के टाइप्स भी होते होंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एंगल के प्रकार बताएंगे, यानी कि एक्यूट एंगल। नंबर 1 पहले आ जाते हैं हम, सबसे पहले एक्यूट एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला एंगल आता है हमारा एक्यूट एंगल। भाई एक्यूट एंगल होता क्या है, तो एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। इसी को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल बनाओ आप, तो देखो आप जैसे ये आपने बनाया 50 का, ठीक है, ये बना दिया आपने 80 का इस तरह से, या फिर ये बना दिया आपने 60 का। तो 90 से नीचे नीचे वाले जो एंगल आप बनाओगे वो क्या है, एक्यूट एंगल हमारे होंगे। ठीक है ना, अब आ जाओ अगले पे। एक्यूट एंगल हो गया जी, तो अब हम आगे राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो करेक्ट 90 डिग्री का हो, जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसी को हम राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है ना, तो जैसे इस तरह से, और यहाँ पर हमने बॉक्स बना दिया। ठीक है ना, इसी को हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, अगले एंगल पे आओ। राइट एंगल हो गया जी, राइट एंगल के बाद अगला एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा, यानी कि 90 और 180 के बीच में जो एंगल आते हैं उन्हीं को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने ये एंगल बनाया 110 का मान लें, ठीक है, या जैसे कि ये बनाया 130 का, तो इसी को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये बात तो छोटी छोटी बातें, लेकिन यही चीज़ें सारी जो है ना, अगर आपने अच्छी तरह से समझ ली तो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर आपको आराम से आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, तो एक्यूट एंगल हो गया जो 0 से 90 के बीच में होते हैं, यानी कि 90 से छोटे होते हैं। राइट एंगल क्या होता है, जो करेक्ट 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, जो 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। अगला एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है भाई, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल वो जो करेक्ट 180 का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो जो हमारी सीधी लाइन होती है ना, वो ध्यान रखना आपको 180 डिग्री की होती है, तो ये हमारा 180 डिग्री का है। क्लियर, तो जो स्ट्रेट लाइन होती है वही स्ट्रेट एंगल हमारा होता है। सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। समझ में आ गई बात ये, क्लियर, स्ट्रेट एंगल आपको पता चल गया। इसके बाद आप देखोगे स्ट्रेट एंगल के बाद हमारे जाते हैं भाई रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 डिग्री से तो बड़े होते हैं
और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने बना दिया 300 का 300 डिग्री का एंगल बना दिया, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है ना। इस तरह से और भी बना सकते हो, जैसे ये दे दिया आपने 240 का, 240 डिग्री का हो गया, तो ये सब रिफ्लेक्स एंगल है। तो बस ध्यान रखना रिफ्लेक्स एंगल क्या, 180 से बड़े होंगे 180 डिग्री से, और 360 डिग्री से छोटे होंगे, उसी को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब आ जाती है भाई कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल पूरा कंप्लीट, कहने का मतलब जो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का जो एंगल देखोगे आप, तो वो तो हमारा बिल्कुल सर्कल ही बन जाएगा पूरा का पूरा, यही हमारा 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। तो एंगल में आपने देखा एक्यूट एंगल 90 से छोटे, राइट एंगल 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़े 180 से छोटे, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है, कंप्लीट एंगल जो करेक्ट 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अभी हम और एंगलों की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, तो कंप्लीट एंगल तक तो हमने सीख लिया, ठीक है ना। अब अगला जो एंगल आता है हमारा, वो हमारा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है, चलो मैं इसकी डिफाइन भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा उन्हीं को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मैंने बोला एक 60 का है, दूसरा 30 डिग्री का है, दोनों मिला के कितना हो गया 90 का। तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 होता है, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 होता है। तो बस ध्यान क्या रखना है आपको, दो एंगलों का सम यदि 90 डिग्री होगा तो समझ लेना वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है ना। अब जैसे सवाल आ जाए आपका पेपर में कि भाई एक एंगल 70 डिग्री का दे रखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो सीधा क्या कर देना आपको 90 में से घटा देना, बस 90 में से 70 घटा दो तो 20 डिग्री, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया हमारा। समझ में आ गई अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले पे, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें बस यही सब पढ़ोगे, लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में, यही चीज़ें समझ में आ गई, चैप्टर समझ में आ गया, बस ये ध्यान रखना आप। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यही चीज़ें, इसी को ऐसे लिख देते हैं हम भी, यही चीज़, टू एंगल्स आर said to be supplementary if their sum is 180 डिग्री, ठीक है ना। तो दो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाते हैं जब उनका सम 180 डिग्री होता है। इसमें क्या था 90 डिग्री था, इसमें क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि जैसे मैंने दो एंगल ले लिए, एक 120 का हो गया और एक 60 का हो गया, दोनों मिला के कितना हुआ 180 डिग्री हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो कहने का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है तो हमारे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कहलाते हैं। क्लियर। अब मान लो सवाल आ जाए कि भाई एक 130 का दे रखा है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो बस 180 में से 130 को घटा देना, ठीक है ना। तो आ गया आपका 50 का, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया। चलो मैं एक एंगल तुम्हें और बता देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ये कोई नहीं बताता आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, एक्सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि किताबों में भी देखोगे तो सप्लीमेंट्री एंगल ही दे रखा है बस खाली। अब ये एंगल कौन सा होता है, एक्सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, जब दो एंगलों का सम 360 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब, ठीक है ना। जिस तरह से दो एंगलों का सम 360 डिग्री हो गया तो समझ लेना कि वो क्या है, एक्सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे हैं। तो जैसे मैंने बोला एक एंगल 300 डिग्री का है, दूसरा 60 का हो गया, दोनों मिला के 360 डिग्री हो गया, तो ये एक दूसरे के एक्सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। आप देखो बेटा, अगला एंगल आपको बताता हूँ, वो है हमारा एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हमारा, ठीक है।
तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो एंगल्स हमारे एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं जब, अब जब क्या, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी समझो पहले आप, ठीक है। पहला, यानी कि दो एंगल्स हमारे एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं जब उनका, यहाँ पर मैं चलो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है, उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और दूसरा, दे हैव अ कॉमन क्या होनी चाहिए, आर्म, एक आर्म हमारी जो है कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कहने का मतलब है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो कॉमन आर्म्स के इधर उधर होती हैं, कहने का मतलब ये है। तो फिलहाल के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। एडजेसेंट एंगल कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई एक एंगल हमारा ये दे रखा है, मान लिया ABC है, और इसी में मैंने एक एंगल और बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट का नाम दे दिया D, ठीक है। तो फिलहाल पहले तो ये एंगल था हमारा ABC था, ठीक है, इसी में मैंने एक रे खींच दी और ये क्या हुआ, ये दो एंगल बन गए। तो इसी में से दो एंगल बन गए हमारे एंगल, एक तो हो गया ABD और दूसरा एंगल निकल गया DBC हमारे, ठीक है ना। अब देखो कि इसी एंगल में से दो एंगल बन गए। अब इन दोनों एंगलों का देखो, ये एंगल और ये एक एंगल, तो इस दोनों एंगलों में आप देखोगे B, वर्टेक्स B जो है वो कॉमन है, देख सकते हो आप, ठीक है। और ये जो BD जो रे है हमारी, कहने मतलब ये इसकी आर्म जो है, इस वाले एंगल में भी BD है और इस वाले एंगल में भी BD है। तो देखा आपने, तो पहली प्रॉपर्टी, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इस एंगल का और इस एंगल का, चलो एंगल का 1, एंगल 2 मैंने बोल दिया, एंगल 1 का भी पॉइंट देखोगे B है, एंगल 2 का भी पॉइंट देखोगे B है, तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। दूसरी बात क्या कह रहा था, ये दे हैव अ कॉमन आर्म, एंगल 1 जो है उसमें भी BD आर्म है और एंगल 2 है उसमें भी BD आर्म है, ठीक है ना। इसी को हम एडजेसेंट एंगल हम कहते हैं। क्लियर होगी बात ये। अब जो सबसे मेन चीज़ आपकी आ रही है, देखो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी आपकी, अब जो बात आ रही है हमारी अगली, उसी पे आप देखोगे बहुत सारे सवाल जो आपके जो मेन सवाल बनते हैं आपके लाइन्स एंड एंगल्स के, वो इसी पे बनते हैं आपके, ठीक है ना। और वो चीज़ है हमारी एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन पे कौन कौन से एंगल फॉर्म्ड होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो बेटा, ये लाइन हमने ली और एक लाइन हमने ये ले ली, एक लाइन हो गई L, एक लाइन हो गई M, और इस पे एक लाइन जो है T, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो देखा आपने कि जैसे कि भाई लाइन L और M जो ये पैरेलल है, ध्यान रखनी बात ये, L पैरेलल है M के और T जो है इस पे ट्रांसवर्सल है। तो देखोगे आप तो इसमें कई एंगल बन गए, तो उन एंगलों के नाम हम 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। अब इनको समझो कि इसमें कौन कौन से एंगल आपके बन रहे हैं। देखो सबसे पहला, जब भी देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन पे, सीधी लाइन पे जब आपके दो एंगल बने, ध्यान रखना आपको, सीधी लाइन पे जब आपके दो एंगल बनेंगे उनको हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, ठीक है। अब सीधी लाइन पे कैसे, जैसे मैंने बोला एंगल 1 और एंगल 2, ध्यान रखना दो एंगल बनेंगे और दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा, ध्यान रखना है। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो इसी को हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, लीनियर पेयर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम LP भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो सीधी लाइन पे जो आपके दो एंगल बनेंगे, 3 नहीं ओनली 2, दो एंगल जो बनेंगे उसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं। अब इसमें कई सारे एंगल आप खुद ही बता सकते हो, जैसे एंगल 1 एंगल 2 लीनियर पेयर, एंगल 3 एंगल 4 लिख सकते हो आप, ये भी क्या है 180 है। इधर से 5 और 6 लिख सकते हो आप, देखो आप लीनियर पेयर है। इधर से 7 और 8 भी लिख सकते हो आप, 180 है। और ऐसे करके आप 1 और 3 भी बता सकते हो लीनियर पेयर, 2 4 भी बता सकते हो, 5 7 बता सकते हो, 6 + 8 बता सकते हो, लीनियर पेयर है। तो इस तरह से कई सारे आप लीनियर पेयर एंगल बता सकते हो। बस ध्यान रखना क्या है, सीधी लाइन पे जो दो एंगल बनते हैं जिनका सम 180 होता है, लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। क्योंकि सीधी लाइन तो 180 की होती है, आपको पता ही है। स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, उसी में दो एंगल बने तो उन दोनों का सम 180 हो गया। तो इसी को हम लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। क्लियर होगी बात ये। अब आ जाओ अगले पे। अब क्या होता है, अगला जो हमारा बनेगा
जो आमने सामने एंगल होते हैं, जैसे देखो 1 के सामने कौन सा एंगल है, 4 है, तो जैसे एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। देखो 2 के सामने 3 है बिल्कुल, और 5 के सामने 8 है, तो देखो एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा, और एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा। इन एंगलों को बेटा हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, VOA लिख दो बस, यही से समझ जाएगा टीचर, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ध्यान रखना, जो आमने सामने एंगल होते हैं, ऐसे आमने सामने, ठीक है, क्रॉस करके, जैसे 2 के सामने बिल्कुल 3 है, 5 के सामने बिल्कुल क्रॉस करके 8 है, ठीक है, और 6 के सामने बिल्कुल क्रॉस करके ऐसे 8 है, 7 है, तो इन्हीं को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। समझ में आ रही है अच्छे से। अब हम बात करते हैं, ये जो लाइन L है, M है, इनके ऊपर नीचे वाले एंगल, यानी कि देखो ऐसे ऊपर नीचे, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि एंगल 1 देखो ये ऊपर है तो एंगल 5 के बराबर है, ठीक है। एंगल 3 ये नीचे है तो एंगल नीचे वाले 7 के बराबर होगा। इधर देखोगे एंगल 2 तो ऊपर वाले 6 के बराबर होगा, और ये एंगल 4 नीचे है तो नीचे वाले 8 के बराबर होगा, ठीक है। ये जो है, इन एंगलों को हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, CA लिख दो बस खाली, ठीक है। इनको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, ठीक। अब आ जाओ, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हमारे होते हैं। ये बात जिसने समझ ली तो मैं कह रहा हूँ उसको सवाल बिल्कुल ही ईजी लगेंगे, फटाफट फटाफट वो करके देख सकता है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अगले में। अब देखो अभी तो हम पैरेलल लाइन की बात कर रहे थे, अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, अब इस ट्रांसवर्सल लाइन की बात करेंगे। अब लाइन के एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ये बात ध्यान रखनी। तो जैसे मैंने बोला एंगल 3 जो है, अब देखोगे एक लाइन के इधर था, अब इस लाइन के इधर वाला ये 6 के बराबर है, ठीक है। और इसी तरीके से एंगल 4 देखोगे आप, वो 5 के बराबर है, ठीक है ना। तो इनको, इन एंगलों को बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। अल्टरनेट ध्यान रखना, जो ट्रांसवर्सल के एक एंगल इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, और ये चूंकि अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो इसलिए इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी जो है वो आपके क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। क्लियर। अब आ जाओ अगले एंगल पे। अब देखो एंगल 1, अभी ट्रांसवर्सली लाइन चल रही है, एंगल 1 बाहर की तरफ है तो इधर वाले 8 के बराबर है, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 7 के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई अच्छे से आपको, ठीक है ना। अब बात आती है हमारी, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको यहीं पर, चलो अब अगला। अब ये देखो, आप ये तो समझ में आ गया आपको। अब हमारा है जो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो दो एंगल होते हैं, जैसे मैंने कहा एंगल 3 और प्लस एंगल 5, ये क्या होगा, 180 के बराबर होगा। इसी तरीके से आप देखोगे एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो 180 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होते हैं ऐसे करके, उन दोनों का प्लस 180 होता है, और इसी को हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। दोनों नाम से आप बोल सकते हो, क्या, एक तो बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल्स, या फिर बोल सकते हो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि ये जो एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल में आपने देखा, एक तो लीनियर पेयर का सम 180 होता है, और एक हमारे जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो ध्यान रखना है कि कहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, कहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, कहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर हो रहा है और कहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर हो रहा है।
तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर ये जो है ना लिखने की जरूरत नहीं होती, बस आप अल्टरनेट एंगल लिख दोगे तो भी चलेगा, इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अगर ये बातें आपने अच्छी तरह से समझ ली हैं बिल्कुल ही लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, तो सवाल तो आप पढ़ोगे अच्छी तरह से, आपको सवाल भी समझ में आएगा और उसके सॉल्यूशन भी आप आराम से निकाल के बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा इसको लाइक करना, ठीक है ना। कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।